कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ख़त्म होने के बाद हम स्टडी करते हैं डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे आपने स्टडी किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें ये C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप होता है। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोला जाता है या फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं हम। इसमें से अगर OH ग्रुप को रिप्लेस करके हम कुछ और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लगा दें तो उनको हम कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे सबसे पहले अगर हम OH ग्रुप को क्लोरीन से रिप्लेस करें तो इससे बन जाता है एसिड क्लोराइड। फिर उसके बाद क्लोरीन की बजाय अगर हम कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगा दें कोई और, जैसे यहाँ पर मैंने OH ग्रुप की जगह पे ये वाला ग्रुप यहाँ पर अटैच किया है तो इसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। फिर अगर OH ग्रुप की बजाय हम OR ग्रुप लगा दें ये, तो अब इसको कहते हैं एस्टर। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ही OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट से हमारे पास ये कंपाउंड बना है। और सबसे बाद में अगर हम OH ग्रुप को रिप्लेस करें विद NH2 ग्रुप तो इसको हम कहते हैं एसिड अमाइड। तो ये चार डेरिवेटिव्स जो हैं वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप को रिप्लेस करने से बना लेते हैं। तो इन चारों एसिड डेरिवेटिव्स की हम बारी बारी इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और सबके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। तो इन चारों को सेपरेटली हम स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले एसिड डेरिवेटिव्स जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम एसिड क्लोराइड्स की बात करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो तो हम डिटेल में स्टडी कर चुके। उसके बाद नंबर आता है एसिड डेरिवेटिव्स का, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड जैसे कि मैं आपको अभी बता चुका हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप जो है वो हम क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से हम एसिड क्लोराइड्स ऑब्टेन करते हैं। तो ये भी बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह ही एलिफेटिक भी हो जाते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं जब हम बेंजोइक एसिड में OH ग्रुप को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाएंगे। वैसे क्लोरीन के अलावा और हैलोजेंस भी कुछ हद तक अटैच हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्योंकि एसिड क्लोराइड्स ही होते हैं तो इसलिए हम सिर्फ यही एसिड्स जो डेरिवेटिव्स हैं वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हम करेंगे इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कि हम ये एसिड क्लोराइड्स जो हैं ये किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो एसिड क्लोराइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं बेसिकली हमने पहले भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी स्टडी किए हुए हैं काफ़ी हद तक। तो इनमें सबसे पहला मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम किस तरीके से एसिड क्लोराइड्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि हम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लें, ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड में अगर PCl5 ऐड कर दिया जाए तो ये हमने हेलो एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फिर अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी स्टडी किया था कि जब हम अल्कोहल में PCl5 ऐड करें तो ये 2 क्लोरीन एटम्स देकर एक ऑक्सीजन खींच लेता है। अगर यहाँ से ऑक्सीजन चला जाएगा तो एक बॉन्ड इस कार्बन का ब्रेक हुआ और दूसरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन का ब्रेक हुआ। दोनों एटम्स को एक एक हैलोजन या एक एक क्लोरीन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें ऑब्टेन होगा एक एसिड क्लोराइड और दूसरा POCl3 प्लस HCl। क्योंकि PCl5 में से 2 क्लोरीन जाने के बाद 3 क्लोरीन बचे और उसके साथ एक ऑक्सीजन आके अटैच हो गई है।
तो इस तरीके से हमें एसिड क्लोराइड जो है वो ऑब्टेन हो गया। फिर आप लोग जानते हो कि PCl5 की जगह पे PCl3 भी हम यूज़ कर लेते हैं, इक्वली यूज़फुल होता है ये भी। तो ये वाला PCl3 भी हमने अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किया था कि कैसे हम इसको हेलोएल्केन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तब हमने स्टडी किया था कि अगर PCl3 यूज़ किया जाए तो हमारे पास 3 OH ग्रुप्स होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों क्लोरीन देकर 3 OH ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मोल्स यूज़ होंगे। तो इसके 3 मोल जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 3 मोल्स ऑफ एसिड क्लोराइड प्लस फॉस्फोरस के साथ 3 OH ग्रुप्स लग जाएंगे। तो ऐसे हम इसके ट्राई हाइड्रोक्साइड को नहीं लिखते, क्योंकि अगर ऐसे लिखा जाए तो इट मे अपीयर टू बी ए बेस, जबकि ये होता है एसिड। तो इसको हम फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही लिखना चाहिए जैसे कि हम एसिड्स का फॉर्मूला लिखते हैं। दिस इज फॉस्फोरस एसिड। तो इस तरीके से आपने देखा कि एलिफेटिक अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हम लें तो चाहे तो PCl3 के साथ उसकी रिएक्शन करवाएं, चाहे PCl5 के साथ करवाएं, एसिड क्लोराइड हम डेफिनेटली बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया जाए, जैसे हम बेंजोइक एसिड अगर यूज करें, तो बेंजोइक एसिड के केस में थोड़ा बेटर रहता है अगर हम PCl3 ही यूज करें, क्योंकि इससे जो परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे यहाँ पर मैं बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कंसिडर कर रहा हूँ विद PCl3, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले रिएक्शंस की हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के हमें 3 मोल्स यूज करने होंगे। 3 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड जो है ये रिएक्ट करेंगे विद PCl3, तो उससे हमें मिलेंगे 3 मोल्स ही बेंजोइल क्लोराइड के। बेंजोइक एसिड का जो एसिड कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड बनेगा वो होगा बेंजोइल क्लोराइड। और इसी तरीके से जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें हम OH ग्रुप को क्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो हमने पहले भी अल्कोहल्स में भी एक डार्जन मेथड स्टडी किया है। अगर हम वो ही यूज करें थायोनिल क्लोराइड OH ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए विद क्लोरीन, तो वो सबसे बढ़िया मेथड गिना जाएगा। जो हम एसिड क्लोराइड्स प्रिपेयर करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम थायोनिल क्लोराइड ऐड करें, SOCl2 को कॉमनली थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है। अगर हम थायोनिल क्लोराइड यूज करें तो इससे जो हमारे पास एसिड क्लोराइड बनेगा, पर इसके साथ बनेगी एक SO2 जो गैसियस होता है रूम टेम्परेचर पे, और साथ बन जाता है HCl, ये भी गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये उड़ जाएंगे रिएक्शन मिक्सचर में से, लीविंग बिहाइंड द प्योर एसिड क्लोराइड एज द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमें सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट वाली प्रॉब्लम का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी हम कहते हैं कि हेलोएल्केन्स बनाने के दौरान भी अल्कोहल में अगर हम थायोनिल क्लोराइड ऐड करें, जो डार्जन मेथड किया था, तो वो मेथड बेस्ट सूटेबल था। और एसिड क्लोराइड की प्रेपरेशन में भी यही मेथड हम सबसे अच्छा गिनते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एसिड क्लोराइड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इनमें जो भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हमने स्टडी किए हैं, इनमें से थायोनिल क्लोराइड वाला मेथड हम बेस्ट गिनेंगे। तो आप लिख सकते हो एक लाइन कि आउट ऑफ द डिफरेंट रिएजेंट्स यूज्ड, thionyl chloride is commonly preferred because both the byproducts
SO2 and HCl are gaseous which escape from the reaction mixture, leaving behind pure acid chloride as the product. तो इस तरीके से पहला मेथड खत्म होने के बाद अब हम स्टडी करेंगे सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, जिसको हम स्टडी करेंगे अंडर द हेडिंग फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अब एसिड क्लोराइड की प्रिपरेशन हमने करनी है, जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसमें अगर हम प्रिपरेशन फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये हेडिंग लिखेंगे। तो एसिड क्लोराइड्स के सॉल्ट्स में से सबसे पहले हम सोडियम सॉल्ट यूज करेंगे, लाइक सोडियम इथेनोएट। इसको अगर हम डिस्टिल करें विद PCl3 के साथ इसकी अगर डिस्टिलेशन की जाए, यानी कि वेपर फेज में रिएक्शन होगी, तो इस डिस्टिलेशन से हमें एसिड क्लोराइड ही एज द एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा और साथ में सोडियम फॉस्फाइट बनेगा। तो यहां पर हमें 3 मोल इथेनॉयल क्लोराइड प्लस Na3PO3, इसको कहा जाता है कॉमनली सोडियम फॉस्फाइट। तो इस तरीके से एसिड क्लोराइड जो है वो हमने ऑब्टेन कर लिया। तो इसी तरीके से अगर हमें बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट गिवन हो, लाइक दिस सोडियम बेंजोएट, तो इससे अगर प्रिपेयर करना है एसिड क्लोराइड बेंजोइल क्लोराइड, तो अब हम फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यूज करेंगे, लाइक POCl3, और इस केस में 2 मोल जो हैं वो बेंजोइक एसिड के सोडियम सॉल्ट के यूज होंगे। और अब यहां पर जब हम डिस्टिलेशन करेंगे रिएक्शन मिक्सचर की, तो इससे हमें फिर से 2 मोल बेंजोइल क्लोराइड मिलेगा और इसके साथ 1 मोल NaCl और 1 मोल सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनेगा यहां पर। तो इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम सॉल्ट यूज करें कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो कैल्शियम सॉल्ट जो हमने यूज किया उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड को, तो उससे भी हमें फिर एसिड क्लोराइड मिलेगा। तो अभी तक हमने सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स यूज किए थे। अब अगर हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करें, कैल्शियम आप जानते हो कि एक डाईवेलेंट मेटल होती है, तो डाईवेलेंट मेटल है अगर, तो उसके साथ फिर हम दूसरा रिएजेंट ही यूज करेंगे, जैसे ये है कैल्शियम इथेनोएट या कैल्शियम एसीटेट। इसके साथ हमें जो रिएक्शन करवानी है वो हम यूज करेंगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड को। सल्फ्यूरिल क्लोराइड डालकर हम अब करेंगे इसकी डिस्टिलेशन।
तो तब हमें एसिड क्लोराइड मिलेगा। इसकी अगर डिस्टिलेशन की जाए तो यहां पर से कैल्शियम सल्फेट जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा और दोनों कार्बोनिल कार्बन्स को एक एक क्लोरीन जो है वो मिल जाएगी। तो इसके साथ हमें ऑब्टेन होंगे 2 मोल एसिटाइल क्लोराइड के और साथ में कैल्शियम सल्फेट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एसिड क्लोराइड्स की प्रेपरेशन है वो चाहे तो हम डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड से कर लें या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट्स विद एक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम है, पोटेशियम है या कैल्शियम मेटल है, उनके सॉल्ट्स की हम अगर डिस्टिलेशन करें विद PCl3 और POCl3 और सल्फ्यूरल क्लोराइड तो तब भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं जो हमारे पास एसिड क्लोराइड्स हैं उनको। तो इसके बाद हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्लोराइड्स। तो आप लिख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्लोराइड्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अभी तक तो हमने सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ही देखे हैं, पर इसमें एसिड क्लोराइड्स की एक स्पेशल बात भी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जो थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं। आप सबसे पहले नंबर 1 लिख लो, स्टेट एंड स्मेल। तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं जैसे इथेनॉल क्लोराइड है या प्रोपेनॉल क्लोराइड है, तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं ये लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, और जो हायर मेंबर्स होते हैं वो कलरलेस पर लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं। तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा पंजेंट स्मेलिंग होते हैं और इरिटेटिंग स्मेल होती है इनकी। तो आप लिख सकते हो स्टेट एंड स्मेल में कि द लोअर मेंबर्स ऑफ द फैमिली are colorless and low boiling liquids, while the higher members are colorless, low melting solids in nature. Full stop. They generally have pungent and irritating smell. अब इनकी पंजेंट या इरिटेटिंग स्मेल क्यों होती है? क्योंकि जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं जब ये इंटरेक्ट करते हैं विद एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर के साथ ये फटाफट रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और हाइड्रोलाइज होने के साथ ये HCl गैस प्रोड्यूस करते हैं जो पंजेंट जो ओडर है वो देती है। तो आप लिख सकते हो द एसिड क्लोराइड्स रेडिली गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय मॉइस्चर इन एयर टू गिव फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड The rapid hydrolysis of acid chlorides by water makes them lacrimatory substances which bring tears in eyes.
विच ब्रिंग टीयर्स इन आइज, तो जो भी सब्सटेंसेस टीयर्स प्रोड्यूस करें आइज में, उनको हम लैक्रीमेटरी सब्सटेंसेस बोला करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगी सॉलिबिलिटी की बात। तो एसिड क्लोराइड्स जो हैं, तो इनमें आप देख सकते हो कि ये वाटर के साथ उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन है इस पूरे ग्रुप में जो वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थोड़ी बहुत फॉर्मेशन कर सकती है। तो इसलिए जो भी ये एलिफेटिक एसिड क्लोराइड मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। पर हाँ, जो कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, उन जैसे क्लोरोफॉर्म हो गई या ईथर हो गई, उनमें तो ये फ्रीली सॉल्युबल ही होंगे। फिर इसी तरीके से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की हम स्टडी करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स जैसे आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। अब इनमें क्लोरीन या जो ग्रुप है, इसका साइज काफ़ी बड़ा होने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होना एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि OH ग्रुप से तो काफ़ी बड़ा है क्लोरीन एटम, तो इस कारण बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होना एक्सपेक्टेड है। पर जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनसे थोड़ा लो ही रह जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो उस कारण जो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बड़ी क्लोजली एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं, तो उनको सेपरेट करना फॉर बॉयलिंग वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो एसिड क्लोराइड्स हैं, इनके बॉयलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर समवट लो। फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में अब हम स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो याद रखने वाली बात थी वो तो वही कि दे आर नोन एज लैक्रीमेटरी सब्सटेंसेस, ये थी। बाकी तो सारी बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। इसके बाद हम स्टडी करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्लोराइड्स में आप ये चीज़ स्टडी करोगे कि जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं, इनमें क्लोरीन के ऊपर तीन तीन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर लोन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, यानी कि n पाई कंजुगेशन है। तो अगर कंडीशन फॉर रेजोनेंस फुलफिल हो रही है तो रेजोनेंस यहाँ पर डेफिनेटली प्रोसीड करेगी। यहाँ पर लोन पेयर जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू ए बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इस कंपाउंड की सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो अब आप देख सकते हो कि क्लोरीन ने रेजोनेंस इफेक्ट के कारण तो इस कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, पर जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिए क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बेटा क्लोरीन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में 3rd नंबर पे आता है। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद क्लोरीन और नाइट्रोजन की बात आती है। तो क्लोरीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हुआ। तो इस कारण अब ये क्लोरीन बड़ी स्ट्रांगली कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी, यानी कि जो कार्बोनिल कार्बन है ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। तभी जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं, ये इनको हम कॉमनली मोस्ट रिएक्टिव गिनते हैं अमंग ऑल दी एसिड डेरिवेटिव्स। तो आप लिख सकते हो, ऑल्दो क्लोरीन releases electrons to carbonyl carbon due to resonance effect, but
on releasing electrons or on giving electrons, positive charge develops over chlorine. Full stop. Positively charged chlorine is strongly electron withdrawing in nature, that makes the carbonyl carbon quite electron deficient. Full stop. Therefore, the acid chlorides readily show nucleophilic substitution reactions in which the nucleophile can easily attack the electron deficient carbon. तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि जो एसिड क्लोराइड्स हैं ये मोस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल द एसिड डेरिवेटिव्स कैसे हैं। तो इनकी अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहली टाइप की रिएक्शंस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जैसे कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात की थी, सबसे पहली रिएक्शन हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो नंबर 1 जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोलिसिस। तो ये तो हमने देखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड्स का बड़ा रैपिड हाइड्रोलिसिस होता है। इवन जो मॉइस्चर है एयर में वो भी इनको हाइड्रोलाइज कर देता है। अगर तो एलिफैटिक एसिड क्लोराइड्स हम यूज करें या वैसे हम एसिड क्लोराइड यूज करें जिनमें एल्काइल ग्रुप कंपैरेटिवली छोटा है, तो वो बड़ी रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। जैसे हम एसिटाइल क्लोराइड में वाटर अगर हम इसकी एडिशन कंसिडर करें तो ये फटाफट कार्बोक्सिलिक एसिड और HCl में हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन देगा। तो इसका हाइड्रोलिसिस काफ़ी फास्ट होगा। अगर हम बेंजोइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करें तो वो थोड़ा स्लो होता है। तो इसलिए अगर इसको थोड़ा हीट कर दें तो जो हाइड्रोलिसिस है वो कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगा। थोड़ी फास्ट जो रिएक्शन है वो अकर करेगी, पर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड बिल्कुल सिमिलर वे में करेगी कि जो एसिड क्लोराइड है उसकी वाटर के साथ इंटरेक्शन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में HCl की फ्यूम्स बनेगी। फिर सेकंड आप लिखोगे, करोगे रिएक्शन विद अल्कोहल्स, जिसको हम अल्कोहलिसिस के अंडर भी कंसिडर करते हैं। जो सेकंड रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद अल्कोहल्स और अल्कोहलिसिस। तो अब इसमें जो एसिड क्लोराइड्स हैं इनकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके हम देखेंगे कि कैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे। तो जैसे हमने अभी हाइड्रोलिसिस देखा कि जिसमें हम एसिड क्लोराइड में वाटर ऐड करके इसको ब्रेकअप कर देते हैं एसिड क्लोराइड को, बिल्कुल वैसे ही अब अल्कोहल ऐड करके हम जो है रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन करवाने लगे हैं।
तो तभी इस रिएक्शन को हम अल्कोहलिसिस लिखा है मैंने ऊपर, वैसे रिएक्शन विद अल्कोहल है। तो अब जो एसिड क्लोराइड में से क्लोरीन जो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा विद दिस एल्कोक्साइड ग्रुप। तो इस तरीके से हमें मिला एक एस्टर। तो यही रिएक्शन आप एस्टर्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी देखोगे कि जब हम अल्कोहलिसिस करेंगे एसिड क्लोराइड का तो उससे हमें जो एस्टर है वो बनेगा, मिलेगा। तो फिर आप लिख सकते हो इसके बाद जो एरोमेटिक एसिड क्लोराइड्स होते हैं वो कैसे रिएक्शन करेंगे। तो एरोमेटिक एसिड क्लोराइड्स react with alcohol or phenol in the presence of a base like aqueous NaOH or pyridine to form corresponding esters. टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर्स। तो अगर तो एलिफेटिक एसिड क्लोराइड हम यूज करें तब तो रिएक्शन हमने सिंपली स्टडी कर ली, पर अगर एरोमेटिक एस्टर्स एसिड क्लोराइड्स हम यूज करें, तो एरोमेटिक अगर एसिड क्लोराइड यूज करें तो इसकी रिएक्शन अगर करवाई जाए विद एलिफेटिक अल्कोहल, तो अब यहां से HCl को सेपरेट करने के लिए हमें एक बेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे अब हम पिरिडीन आपको पता है एक ऑर्गेनिक बेस होता है, उसको यूज करके हम यहां पर जो एस्टर है वो बना लेंगे प्लस HCl। और अगर हम इस अल्कोहल की बजाय यहां पर फिनोल ही यूज करें तब हमें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बेस जो है यानी कि अल्कली NaOH वगैरह वो यूज करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको चेंज करके रिएक्शन को लिखूं कि अगर यहां पर फिनोल यूज कर ली जाए तो तब जो बेस, जिस बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग, जैसे अल्कली यहां पर यूज किया गया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो इससे हमें मिलेगा फिनाइल बेंजोएट। ये फिनाइल बेंजोएट, और इस रिएक्शन को कहा जाता है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। तो इस तरीके से आप देखते हो कि जो एसिड क्लोराइड्स हैं, तो अगर तो हम एलिफेटिक एसिड क्लोराइड यूज करें तो तब तो सिंपल वे में रिएक्शन हो जाती है, पर अगर हम एरोमेटिक एसिड क्लोराइड यूज करें तब हमें थोड़े स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कली की जरूरत होती है, और उस केस में हम रिएक्शन को शॉर्टन बॉमन रिएक्शन कहते हैं। एरोमेटिक एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जो है वो चाहे तो हम अल्कोहल के साथ करें या हम फिनोल के साथ करें। तो इस तरीके से हमें बाय अल्कोहलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड्स एस्टर जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्लोराइड्स में अभी तक हमने दो टाइप की 3 रिएक्शंस की हैं। जैसे सबसे पहली टाइप थी हाइड्रोलिसिस, जब हम एसिड क्लोराइड में वाटर के साथ उसकी रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड और HCl बनाते थे। फिर उसके बाद हमने रिएक्शन विद अल्कोहल्स की, जिसको हम अल्कोहलिसिस भी बोल देते हैं क्योंकि अल्कोहल डाल के एसिड क्लोराइड को ब्रेकअप किया जाता है, जिसमें हमने शॉर्टन बॉमन रिएक्शन भी की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है जो हमारी
थर्ड रिएक्शन है या थर्ड टाइप की रिएक्शन है रादर, और रिएक्शन फोर्थ है, तो जिसको हम कहेंगे रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमीन्स। तो आप लिख सकते हो रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमीन्स। और इस रिएक्शन में हमने करना क्या है, अमोनिया डाल के एसिड क्लोराइड को ब्रेकअप करना है, तो इस रिएक्शन को हम अमोनोलिसिस बोलेंगे। अमोनोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है क्लीवेज और ब्रेकिंग अप, और अमोनिया डाल के अगर हमें मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करना है तो उस रिएक्शन को हम अमोनोलिसिस ही बोलेंगे। जैसे मैं एक सिंपल एलिफेटिक एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन लिखकर आपको बताता हूं। अगर मैं अमीन जो है, जो हमने अमीन यूज करना है NH3 अमोनिया, उसका एक हाइड्रोजन इधर अलग करके लिखूं तो अमोनिया होता है वैसे NH3, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं, उसका मैंने एक हाइड्रोजन इधर अलग करके लिख लिया, तो डिफरेंस कोई नहीं है, ये NH3 मॉलिक्यूल ही है। जस्ट मैंने इसको सेपरेट करके इसलिए लिखा है क्योंकि इसका मैंने इधर से ये क्लीवेज शो करना था कि इस तरह से H और Cl जो है वो निकल जाएंगे, और एक बॉन्ड कार्बन का ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड नाइट्रोजन का, इन दोनों एटम्स में एक सिंगल बॉन्ड और फॉर्म हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा एसिड अमाइड प्लस HCl। अब आपको पता है कि जो अमोनिया है NH3 होता है, उसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो इसका मतलब है कि जो लोन पेयर है ऑन नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो इसलिए ये क्या करेगा, अब जो HCl एसिड है ये H पॉजिटिव आयन देगा, तो H पॉजिटिव आयन ये एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बना लेगा, तो मतलब इसका कि जो अमोनिया है ये फर्दर रिएक्ट करेगा विद HCl और हमें मिलेगा एक्चुअल में अमोनियम क्लोराइड। तो अगर इसी रिएक्शन को जो पूरा पूरा हमें डिटेल में लिखना हो तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इसके साथ 2 मोल अमोनिया यूज होंगे। एक अमोनिया की तो मैंने आपको रिएक्शन करवा दी, फिर जो HCl बना ये दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके उससे अमोनियम क्लोराइड बना देगा। तो क्योंकि जो एसिड है वो बेस की प्रेजेंस में तो एज सच कभी भी बचेगा ही नहीं, तो इसलिए यहां पर 2 मोल अमोनिया के कंज्यूम होंगे। जिस तरह से ये एलिफेटिक एसिड क्लोराइड ने रिएक्शन की है, बिल्कुल उसी तरीके से ही एरोमेटिक एसिड क्लोराइड्स भी रिएक्शन शो करेंगे। जैसे यहां पर मैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन शो कर रहा हूं। अगर हम बेंजोइल क्लोराइड में अमोनिया डालें तो 2 moles of ammonia they will react with one for every mole of benzoyl chloride to convert it into benzamide, एरोमेटिक एसिड अमाइड बनेगा, जिसका कॉमन नेम ही IUPAC सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए इसको कहा ही बेंजामाइड जाता है। क्योंकि जो बेंजोइल कार्बन है, बेंजाइल ग्रुप वाली ऊपर, इसके तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा चुके हैं, इसलिए इसके लिए बेंजा हम यूज करेंगे, और अमाइड तो है ही, बेंजामाइड ये बन गया। फिर अब ये रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन। नाइट्रोजन के ऊपर यहां पर आप देख सकते हो कि लोन पेयर के साथ पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होता है, तभी ये न्यूक्लियोफाइल इधर कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और फिर इधर से क्लोरीन और अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ HCl। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है नाइट्रोजन ने, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर जब भी कभी लोन पेयर अवेलेबल हो फॉर डोनेशन, तो तब ऐसी रिएक्शन तो डेफिनेटली होगी ही होगी। जैसे
अगर अमोनिया की बजाय हम प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन ले लें जिनके पास हाइड्रोजन अवेलेबल होता है रिलीज करने के लिए, तो वो भी बिल्कुल सिमिलर वे में रिएक्शन शो करेंगे। तो आप लिख सकते हो एसिड क्लोराइड्स also react with primary and secondary amines to form substituted acid amides. To form substituted acid amides. जैसे आप देखोगे अभी कि प्राइमरी अमीन अगर हम यहां पर कंसिडर करें लाइक दिस इथेन अमीन CH3 CH2 NH2, तो यहां से भी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl की फॉर्म में निकल जाएगा और हमें मिलेगा ये इथेन। यहां पर जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन का एक गया तो नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप तो ऑलरेडी अटैच्ड है, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बना और साथ में HCl। तो HCl जो है अब जैसे अमोनिया के साथ रिएक्ट किया था, अमोनियम क्लोराइड बनाया था उसने, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी अमीन में भी तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो ये HCl मॉलिक्यूल इस इथेन अमीन के साथ भी रिएक्शन करेगा। यानी कि अब यहां पर हमें 2 मोल इथेन अमीन लेने होंगे इस तरह से, और यहां पर HCl की बजाय हमें जो प्राइमरी अमीन बना था, ये प्राइमरी अमीन जो है इसका अमोनियम सॉल्ट ऑब्टेन होगा। यहां पर NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये रिएक्शन जो है कुछ इस तरह से कंप्लीट होगी। तो आप देख सकते हो कि जिस भी अमीन में नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन लगा है रिप्लेसेबल, तो वो हाइड्रोजन इधर इसके साथ कंबाइन होकर रिएक्शन तो शो करेगी ही करेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अमोनिया या अमीन्स डाल के हमने एसिड क्लोराइड को ब्रेकअप किया है, तो तभी इसको हमने अमीनोलिसिस बोला है, अमोनोलिसिस बोला है इस रिएक्शन को। फिर इसके बाद जो एरोमेटिक अमीन्स हैं वो एरोमेटिक एसिड क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, जैसे हमने पहले फिनोल के साथ रिएक्शन करवाई थी और बोला था कि इसको शॉर्टन बॉमन रिएक्शन कहते हैं। तो जो एरोमेटिक एसिड क्लोराइड रिएक्शन शो करेंगे वो भी यहां पर भी अमीन्स में भी शॉर्टन बॉमन टाइप की रिएक्शन जो है वो हो जाती है। तो जैसे आप 2 लाइनें लिख भी लो पहले कि एरोमेटिक अमीन्स एंड एसिड क्लोराइड्स react in the presence of alkalis, अल्कली मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिड फ्रॉम दीज टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। react in the presence of alkalis just like Shorten-Bowman reaction, just like Shorten-Bowman reaction। तो यहां पर हम अब एरोमेटिक एसिड क्लोराइड यूज करेंगे लाइक दिस बेंजोइल क्लोराइड, और इसमें हम ऐड करें अगर कोई एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन C6H5NH2, मैं इसको सिंपल वे में ही लिख रहा हूं। अब मैं हाइड्रोजन इसका इधर और क्लोरीन दोनों का जो रिमूवल वो शो करने के लिए हाइड्रोजन को इस तरफ करके क्लोरीन की तरफ करके नहीं लिखा है, पर क्योंकि ये एरोमेटिक हैं, थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए
इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से एसिड को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कली, अल्कली अब NaOH भी यूज कर सकते हैं या KOH भी यूज कर सकते हैं। एक्वा सोल्यूशन हम यूज करेंगे। अल्कलीज मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम किसको कहते हैं। अल्कली होते हैं जो मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स जो वाटर में सॉल्युबल हों, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन देंगे डेफिनेटली वाटर में। तो जो वाटर सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनको हम अल्कलीज बोलते हैं, और इससे हमें सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड अमाइड मिल जाएगा प्लस HCl। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से प्रोसीड करेगी। तो बेंजाइनिलाइड ये कंपाउंड जो है वो बनेगा। तो ये बिल्कुल सिमिलर है टू शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, उसी टाइप की रिएक्शन है। तो इसके बाद हम अगली रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड। तो आप देखोगे कि जहां कहीं भी किसी कंपाउंड में हेलोजन एटम हो कोई, तो उसकी जो रिएक्शन हम करवाते हैं अक्सर दूसरे रिएक्टेंट में कोई ना कोई मेटल एटम तो होता ही है। तो अभी रिएक्शन हम करने लगे हैं, रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड आपको पता होगा KCN को कहा जाता है। तो KCN के साथ रिएक्शन करेंगे अब एसिड क्लोराइड की। जैसे मैं यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं एसिड क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड और इथेनॉयल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन अगर की जाए विद KCN, तो KCN नॉर्मली हम अल्कोहलिक यूज करते हैं। तो आपको पता है पोटेशियम मेटल है और ये हेलोजन है, तो ये आपको बताया ही गया है पहले भी कि जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में मेटल और हेलोजन अगर एक साथ हो गए तो इमीडिएटली ये मेटल हेलाइड बनाकर निकल जाएंगे। तो यहां से KCl लूज होगा, मैं इसको एरो के नीचे ही माइनस KCl लिख दिया, यानी कि KCl यहां से लूज हुआ। तो इस तरीके से हमें मिला ये वाला कंपाउंड कि जब कार्बोनिल कार्बन के साथ ही नाइट्राइल ग्रुप लगा है, और फिर आपने ये भी किया हुआ है कि अगर इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करें हम नाइट्राइल में तो इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है। अगर इसमें हम डाइल्यूट HCl ऐड करें तो तब एक नाइट्राइल मॉलिक्यूल के साथ मैक्सिमम तो 2 ही वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, तो वो दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके साथ रिएक्ट करके बना देंगे ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कौन सा एसिड है? तो इस एसिड को कॉमनली हम पायरुविक एसिड बोलते हैं। बड़ा ये कॉमन एसिड है, बड़ा यूजफुल एसिड भी है, पायरुविक एसिड, RUVIC, पायरुविक एसिड। ये हमने जब एल्काइंस किए थे तब मैंने ये प्रोपाइन के जो था रिएक्शन प्रोपाइन की, उसके रिएक्शन विद अल्किल KMnO4 के साथ भी हमने रिएक्ट करवा के ये पायरुविक एसिड बनाया था। तो ये वही पायरुविक एसिड है, बड़ा यूजफुल कंपाउंड होता है। फिर इनके अलावा जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जैसे यहाँ पर भी KCN क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये साइनाइड आयन देगा, न्यूक्लियोफाइल है, वो इधर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके यहां से Cl नेगेटिव को रिमूव करता है। तो ऐसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में अब लास्ट रिएक्शन बचती है फिर रिएक्शंस विद सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सॉल्ट हम लेंगे कॉमनली बिल्कुल वैसे ही सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स कि जो मेटल हेलाइड निकाल देंगे रिएक्शन मिक्सचर में से। तो रिएक्शन विद सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
लाइक दिस। तो जो सॉल्ट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, लाइक सोडियम सॉल्ट हो गया या पोटेशियम सॉल्ट हो गया, तो उनके साथ किस तरह से रिएक्शन होगी ये भी आप देख सकते हो। तो ये तो एसिड क्लोराइड लिया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मैंने ये लिखा है इथेनोइक एसिड, इसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट हम लेंगे, किसी भी एक्टिव मेटल के साथ इसका सॉल्ट लें, जैसे ये पोटेशियम इथेनोएट हुआ। तो आपको पता है कि जब कभी भी कोई मेटल और हेलोजन अगर इकट्ठे हो गए तो मेटल हेलाइड को तो जाना ही जाना है। तो यहां से KCl जो है ये लूज हो जाएगा, निकल जाएगा, और हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा ये एक सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड जो है वो बना। और एसिड एनहाइड्राइड्स भी हम करेंगे इनके बाद, तो यही रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आएगी। और एसिड एनहाइड्राइड्स करते टाइम इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये हमेशा जो एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड्स हैं वो सिमेट्रिकल होने चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड स्टेबल होते हैं, जो अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड होते हैं वो स्टेबल ही नहीं होते, वो बनते ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इस तरीके से हम रिएक्शन कर सकते हैं। अब ऐसे ही जैसे यहां पर एलिफैटिक एसिड क्लोराइड और एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट यूज किया, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम चाहें तो एरोमेटिक एसिड क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर वे में ही रिएक्शन शो करेगा। इधर मैं बेंजीन रिंग को C6H5 की फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी सिंपल वे में हो जाए। तो यहां से KCl निकल जाएगा, ये भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही होता है, क्योंकि KO में पोटेशियम और ऑक्सीजन में कभी कोवेलेंट बॉन्ड तो होता ही नहीं है, आयनिक बॉन्ड होता है। K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल फिर इधर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके यहां से Cl नेगेटिव को लूज करवा देता है। तो तभी ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में ही कंसिडर होती है। तो यहां पर हमें एक एरोमेटिक एसिड एनहाइड्राइड जो है वो ऑब्टेन हुआ, जैसे यहां पर बेंजोइक एनहाइड्राइड बना है। बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एसिड क्लोराइड्स हैं वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करके एसिड एनहाइड्राइड बना देते हैं। और आजकल तो वैसे भी सोडियम सॉल्ट की बजाय जो फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो भी यूज किए जाते हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर वे में रिएक्शन जो है वो शो कर देते हैं। तो आप लिख सकते हो कि इन प्लेस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, free carboxylic acids can also be used in the presence of an organic base like pyridine. In the presence of an organic base like pyridine. कि जैसे यहां पर मैंने ये फ्री इथेनोइक एसिड ही यूज किया, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, यहां से अब HCl निकलेगा, तो HCl एसिड को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, यहां से खींचने के लिए, और साथ में कि बैकवर्ड रिएक्शन भी ना हो, हम एक ऑर्गेनिक बेस यूज कर लेते हैं पिरिडीन। और पिरिडीन तो आपको पता है बड़ा इफेक्टिव बेस होता है, ये उसी टाइम जैसे ही HCl बना उसी टाइम उसको साथ कंबाइन करके पिरिडीनियम क्लोराइड बना देगा,
यानी कि HCl को कंज्यूम कर जाएगा, ताकि HCl जो है एसिड है डेफिनेटली, तो ये एसिड एनहाइड्राइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करवा सकता है। तो वो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड ना करे, तभी हम यहाँ पर पिरिडीन को ऐड करते हैं। तो इसका यहाँ पर डबल इफेक्ट है। एक बात तो ये कि इधर से HCl की एब्स्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और दूसरी बात ये कि एसिड एनहाइड्राइड को भी थोड़ा प्रिजर्व रखने में हमारी हेल्प करता है। तो फिर इसके बाद जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं एसिड एनहाइड्राइड्स की, वो होती हैं खत्म। हमने 5 डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हैं। तो आप देख रहे हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन्स ही शो नहीं करते, तब वहां पर तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती थी बेसिकली, और यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी तक हमने कंसिडर की है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो डेफिनेटली जहां कहीं भी कोई कार्बोनिल कार्बन है उधर होगा ही होगा। तो नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे उनको हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे, अदर रिएक्शंस ऑफ एसिड क्लोराइड्स, कि जो बाकी किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम इसी कैटेगरी में स्टडी कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हम करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन भी जो एसिड क्लोराइड्स की हैं ये हम पढ़ चुके हैं पहले, जब हमने एल्डिहाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किए थे, तब एक रोजेनमंड रिडक्शन की थी। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो एसिड क्लोराइड, इसकी रिडक्शन पहले आप लिख लो यहां पर। अदर रिएक्शंस में नंबर 1 रिडक्शन रिएक्शन, जब हम एसिड क्लोराइड में हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो तब मैंने आपको लिंडलर्स कैटलिस्ट अलग भी लिखवाया था, लिंडलर्स कैटलिस्ट हेडिंग लिखवा कर कि ये अक्सर यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट हम कॉमनली कहते हैं पैलेडियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ भी पॉइजन्ड बाय सल्फर और क्विनोलिन। सल्फर और क्विनोलिन के साथ हम कैटलिस्ट की पॉइजनिंग कर देते हैं, मतलब उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को थोड़ा मॉडरेट कर देते हैं, ताकि जो हमारे पास अभी एल्डिहाइड बनेगा उसकी फर्दर रिडक्शन करके अल्कोहल ना बन जाए। अगर हम कैटलिस्ट की पॉइजनिंग ना करें तब एल्डिहाइड की फर्दर रिडक्शन हो सकती है इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो इसीलिए ही जो लिंडलर्स कैटलिस्ट है उसमें हम पैलेडियम की जो पॉइजनिंग है विद सल्फर और क्विनोलिन ये डेफिनेटली करते ही करते हैं। जैसे ये एलिफेटिक एसिड क्लोराइड रिएक्ट किया, बिल्कुल उसी तरीके से एरोमेटिक एसिड क्लोराइड भी रिएक्ट करेगा। जैसे यहां पर मैंने बेंजोइल क्लोराइड लिखा है, तो बेंजोइल क्लोराइड भी इसी तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। अब मैं ये सारी डिटेल एरो के ऊपर नीचे लिखने की बजाय इसको सीधा लिंडलर्स कैटलिस्ट की फॉर्म में ही लिख रहा हूं, लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो इससे हमें ऑब्टेन होगा बेंजल्डिहाइड एंड HCl, बेंजल्डिहाइड एंड HCl। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर रिडक्शन रिएक्शन को एल्डिहाइड स्टेज पर ही स्टॉप करना है तब कैटलिस्ट हमें थोड़ा मॉडरेट चाहिए होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। सेकंड रिएक्शन जो है अदर रिएक्शंस में वो होगी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ये रिएक्शन भी जैसे हमने पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली रिएक्शन में देखा है वैसे ही प्रोसीड करेगी। सेकंड रिएक्शन है
रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स तो आपको पता ही है, बहुत पॉपुलर रिएजेंट्स हैं। ये लगभग हर एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स में यूज होते हैं एज रिएक्टेंट्स। तो कैसे रिएक्शन ये शो करेंगे, ये लिया एसिड क्लोराइड। इसमें अगर मैं जो सिंपलेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वो ऐड करूं। कार्बन का बॉन्ड है विद ए मेटल मैग्नीशियम, तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर ट्रांसफर कर देगी। कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा, मैग्नीशियम के ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल फिर इधर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहां से Cl नेगेटिव लूज होकर Mg पॉजिटिव के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा। इस कार्बोनिल कार्बन के साथ ये CH3 जुड़ गया और यहां पर मैग्नीशियम के साथ एक Br अटैच्ड है और एक Cl अटैच्ड हो जाएगा। मैग्नीशियम ये ब्रोमोक्लोराइड ये वाला कंपाउंड लूज होगा। अब ये मैंने माइनस करके यहां पर इसलिए लिखा, इधर प्रोडक्ट में भी तो प्लस करके लिख सकता था, क्योंकि अब जो कीटोन बना है ये कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में तो कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। नो डाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज करेंगे तो सॉल्वेंट तो डेफिनेटली ड्राई ईथर ही होगा, क्योंकि मॉइस्चर या किसी भी और प्रोटॉन डोनर की अगर प्रेजेंस हो गई तो तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही खत्म हो जाएगा। पर जो कीटोन्स होते हैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फर्दर रिएक्शन करके टर्शरी अल्कोहल जो हैं वो बना देते हैं। तो यहां पर जो रिएक्शन है वो हमें कीटोन स्टेज पर स्टॉप होती दिखाई नहीं देगी। यहां पर इससे आगे भी ये बना सॉल्ट, और जिसको अगर हम एसिड्यूलेटेड वाटर के साथ ट्रीट करें तो तब हमें टर्शरी अल्कोहल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड ऑब्टेन होगा। तो रिएक्शन चलेगी कुछ इस तरह से, प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो ये आप देख सकते हो कि एसिड क्लोराइड जो हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके कीटोन बनाते हैं, जो फर्दर उसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं कि कीटोन की प्रेपरेशन जो है वो एसिड क्लोराइड से जब करनी हो तब हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं यूज करते, हमने डाई एल्काइल कैडमियम यूज किया था जब हम कीटोन्स की प्रेपरेशन कर रहे थे। तो आप नेक्स्ट रिएक्शन लिख सकते हो, रिएक्शन विद डाई एल्काइल कैडमियम। रिएक्शन विद डाई एल्काइल कैडमियम। तो आप देख सकते हो कि ये वाली रिएक्शन भी हमने पहले एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी की हुई है, तो वही रिएक्शन जो है अब रिपीट हो रही है। तो तभी तो मैंने जब एल्डिहाइड कीटोन्स ही खत्म हुए थे तो आपको बोला था कि जो वी कैन से कि 60-70% ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो खत्म हो चुकी होती है जब हम यही रिएक्शंस करते हैं ये। तो रिएक्शन विद डाई एल्काइल कैडमियम जब हमें करनी है तो इस केस में हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे या 2 मोल एसिड क्लोराइड और इसमें डाई मिथाइल कैडमियम जैसे मैंने यूज किया, डाई मिथाइल कैडमियम। तो कीटोन्स में हमने ये भी स्टडी किया था कि कैसे हम डाई मिथाइल कैडमियम को प्रिपेयर करते हैं। तो कैडमियम क्योंकि मेटल है, मैंने आपको बताया हुआ है कि मेटल जब कभी भी हैलोजन को देखेगी तो मेटल हेलाइड तो बन के निकलेगा ही निकलेगा। तो इधर से हैलोजन निकल गई तो एक बॉन्ड कार्बोनिल कार्बन का ब्रेक हुआ
उसका एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा विद द मिथाइल ग्रुप ऑफ द डाइअल्काइल कैडमियम। तो इस तरीके से हमें दो कीटोन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और कैडमियम के साथ दोनों क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हो जाएंगे, यानी कि वी विल गेट CdCl2। तो तभी ये मैंने बात आपको बताई थी पहले भी कीटोन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में कि ड्यूरिंग द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स हम कभी भी ग्रिगनर्ड रिएजेंट यूज नहीं करते, वी रादर यूज डाइअल्काइल कैडमियम, क्योंकि ग्रिगनर्ड रिएजेंट जो है वो कीटोन के साथ फर्दर रिएक्शन करके उसको टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, जबकि डाइअल्काइल कैडमियम जो है ये फिर कीटोन के साथ फर्दर रिएक्शन नहीं करता है। तो इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन बचती है एसिड क्लोराइड्स की वो है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो ये रिएक्शन हम कई बार कर चुके हैं, जिसमें हमने ये रिएक्शन की थी सबसे पहले हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एरीन्स में भी। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम कैसे करते हैं? तो बेटा जी मैं यहां पर बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, दैट ऑफ बेंजीन। बेंजीन में अगर हम एसिड क्लोराइड ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको पता है कि एनहाइड्रस AlCl3 जो है इट इज ए लुईस एसिड। ये लुईस एसिड होने के कारण इधर से Cl नेगेटिव खींच लेगा, यानी कि एक क्लोरीन एटम, और उसके साथ ही उसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि AlCl3 लुईस एसिड है तो लोन पेयर तो इसने एक्सेप्ट करना ही करना है। तो इस तरीके से यहां पर एसिटाइलिनियम आयन बनेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल, जो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके ऊपर एसिटाइल ग्रुप को अटैच करवा देगा और यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, जो Cl नेगेटिव AlCl4 नेगेटिव से Cl नेगेटिव को वापस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं। एसिड क्लोराइड अगर हम चाहें तो एरोमेटिक भी यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन शो करेगा। अब जैसे मैंने ये C6H5 लिख दिया है बेंजीन को, तो अगर ऐसे रिएक्शन करें तब भी बिल्कुल सिमिलर वे में रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी और हमें अब बेंजोफिनोन कंपाउंड मिलेगा। जो ऊपर वाला कंपाउंड है पहले बना उसको हम एसिटोफिनोन बोलते हैं, और जो नीचे कंपाउंड मैंने लिखा है इसको बेंजोफिनोन बोला जाता है। और इस रिएक्शन को, जिसमें आप देख सकते हो कि एसिड क्लोराइड की हमने रिएक्शन करवाई है विद बेंजीन रिंग, और उससे हमने जो जो एरोमेटिक कीटोन या फिर वो मिक्स्ड कीटोन एक बना लिया है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो इसके साथ जो एसिड क्लोराइड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं, तो एसिड क्लोराइड्स हमारे लिए पूरे पूरे खत्म हो गए। तो 4 एसिड डेरिवेटिव्स में से जो एसिड क्लोराइड है वो हमने खत्म कर लिया। अब हम करेंगे इसके बाद एसिड अमाइड्स।